Good evening, Namaskar, Adab, Shastriakal, and Kem Cho. This is Shailendra Pandey welcoming all of you to your wonderful platform फिजिक्स वाला। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? विक्ट्री बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। काफी समय के बाद अपने रेडियंट वाले सारे प्यारे प्यारे बच्चों से मुलाकात आज हो रही है। आप सभी की बहुत ज्यादा हैवी डिमांड पर, है ना, फाइनली अब मैं इस बैच में आ गया हूं और हम लोग इस साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलकर के मचाने वाले हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो तैयार हैं बोर्ड एग्जामिनेशन को फोड़ने के लिए? भाई बता दीजिए। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो लास्ट ईयर मेरे से पढ़ चुके हैं। रेडियंट बैच में आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और उम्मीद करता हूं कि इस साल विक्ट्री बैच में फिर से हम लोग वही वाला धमाल मचाएंगे। आप लोग जितने अच्छे मार्क्स रेडियंट बैच में लेकर के आए हैं, उससे भी ज्यादा अच्छे मार्क्स आप इस साल विक्ट्री बैच के थ्रू लेकर के आने वाले हो। राइट है? क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे हैं, एनर्जी एकदम जबरदस्त है और सभी लोगों का चैट एकदम ऐसे हवा में उड़ता जा रहा है। क्या बात है, वाह। तो यार देखो, विक्ट्री बैच नाम से क्लियर है, जीत आपकी है ना। और विक्ट्री बैच का एम आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। काफी सारी क्लासेस आप लोग मुझे लगता है इस वीक कर भी चुके होंगे, है ना। फिजिक्स की क्लास ही जो है हमारी इस वीक से स्टार्ट हो पाई है। तो यार विक्ट्री का मतलब है बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी जीत, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका टॉप करना। और आपको टॉप कराने के लिए आपकी पूरी टीम, जो रेडियंट बैच की टीम थी, जो आप चाहते थे कि विक्ट्री में आ जाए, वो सारी टीम आ चुकी है। और हम लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे, पूरे साल मेहनत करेंगे, लेकिन आपको टॉप करा करके ही मानेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यस, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। थोड़ा सा मैं आप लोग का चैट देखूं जरा। हाँ जी, थोड़ा सा चैट देखूं। सूर्यांश है, अनूप है, श्वेताश्री है, करण, शुभ, एंजल जैन, आयुष, लक्ष्य, विपुल, जॉन, दिव्या, धनंजय, बहुत सारे बच्चे हैं भाई साहब, है ना। सो एक बार मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग चैट बॉक्स में आग लगा दीजिए ताकि हम लोग अपने आज के इस सेशन का स्टार्ट करें। और थोड़ा सा आप में से बहुत सारे नए बच्चे भी होंगे, तो उनको थोड़ा अपने बारे में बताते हैं, फिर आज के लेक्चर का आगाज करते हैं और अपने सिलेबस की शुरुआत करते हैं। फटाफट सभी लोग चैट बॉक्स में एक बार आग लगा दो यार। यस, आग लगा दो भाई। क्या बात है, चैट बॉक्स में एकदम आग लगा दीजिए सब लोग। हाँ, वाह, क्या बात है, क्या एनर्जी है यार। यही एनर्जी साल भर चाहिए, बस यही एनर्जी चाहिए साल भर। टॉप कराने की जिम्मेदारी मेरी है, वो जिम्मेदारी मैं आज ही आपके सामने एक्सेप्ट करता हूं और मैं टॉप करवा के छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। रेडियंट में भी आप में से बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया था, है ना। आपने अपने रिजल्ट को मेरे साथ शेयर किया था इंस्टा पर या स्टोरी लगाकर, या जैसे भी आपने शेयर किया था। सो फाइनली मेन गेम होता है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन, और उसके बाद का भी मेन गेम है जब आप 11th क्लास और 12th क्लास में आएंगे, जेई नीट जैसे एग्जामिनेशंस की तैयारी करेंगे, सीयूईटी की करेंगे, एनडीए की तैयारी करेंगे, और वहां पे आप फोड़ेंगे और अपने करियर में मचाएंगे, है ना। सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, आइए अपने आज के सेशन का आगाज करते हैं। लेकिन सेशन शुरुआत करने से पहले मैं आप में से ये पूछना चाहता हूं कि कितने ऐसे बच्चे थे जो रेडियंट बैच से मुझसे पढ़ चुके हैं, ठीक है, ताकि एक आइडिया लग जाए, है ना। रेडियंट बैच से जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ लिया है वो बच्चे थम्स अप करेंगे। जिन्होंने रेडियंट बैच में नहीं पढ़ा था, है ना, जिन्होंने लास्ट ईयर मान लो बैच नहीं लिया था, इस साल पहली बार पीडब्ल्यू पर आए हैं, सीधे सीधे विक्ट्री बैच आपने लिया है, वो बच्चे थम्स डाउन कर देंगे। राइट, चलो जल्दी से सभी लोग जरा एक बार थम्स अप और थम्स डाउन फटाफट कर दीजिए। रेडियंट वाले बच्चों को थम्स अप करना है, और जो इस साल सीधे सीधे विक्ट्री में आए, जिन्होंने मेरे से अभी तक कभी नहीं पढ़ा है, वो थम्स डाउन कर देंगे। तो ये पता चल जाएगा कि आखिर कितने नए बच्चे हैं और कितने हमारे पुराने बच्चे हैं। और नए बच्चों को भी यार अपने साथ मिलाना है, उन बच्चों को भी अपने साथ लेकर के चलना है, और बोर्ड एग्जामिनेशन में तो मचाना ही मचाना है ना। क्या बात है, एकदम मस्ती से पढ़ेंगे यार। फिजिक्स इतना प्यारा
सब्जेक्ट है ना, उसको एकदम मस्ती से पढ़ेंगे, है ना, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, और मैं गारंटी ले रहा हूं कि फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा। ये बिल्कुल श्योर बात है। लास्ट ईयर भी प्रूफ किया था, इस साल भी प्रूफ करेंगे। लास्ट ईयर भी बच्चों ने मचाया था, इस साल भी आप लोग मचाएंगे। क्या बात है। अच्छा, धनंजय कह रहे हैं सर मैंने आपसे यूट्यूब पर पढ़ा था। ओके ग्रेट। आईआईटी बॉम्बे सीएस चाहिए, एक बच्चा है वो कह रहा है सर आईआईटी बॉम्बे में सीएस चाहिए। बहुत बढ़िया, यही एनर्जी चाहिए। आप सभी का एम क्लियर होना चाहिए। आईआईटी बॉम्बे सीएस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस उसके लिए कंसेप्ट्स में बहुत ज्यादा क्लैरिटी चाहिए। उसी क्लैरिटी के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं इस बैच विक्ट्री में, है ना। क्या बात है। अवनी दीक्षित कह रही सर व्हाट अ जोक, फिजिक्स बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। नहीं बेटा, जोक तो नहीं है, ये 100% श्योर है। फिजिक्स बहुत अमेजिंग सा सब्जेक्ट है। जब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी ना, जब आपको फील आने लगेगा ना, 9th में भले आपको फिजिक्स नहीं आया था, लेकिन 10th में जब वो फिजिक्स आने लगेगा ना, तो आपको खुद फील होगा कि यार सच में बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है, हर चीज का रीजन है। यहां कुछ भी रटने का नहीं है, लाल मिलाया पीला मिलाया और हरा बन गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहां पर। यहां हर चीज का लॉजिक है, हर चीज का कंसेप्ट है, इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा है ना। एम्स दिल्ली वाले बच्चे हैं, आईआईटी बॉम्बे के लिए हैं, आईआईटी कानपुर के लिए हैं। क्या बात है, क्या बात है। आइए रिजल्ट चेक करते हैं। ओके ग्रेट, लगभग 36.6% बच्चे हमारे पुराने हैं, है ना, रेडियंट बैच के हैं, लेकिन लगभग 63% बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं, यानी कि नए बच्चों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। तो एक बार यार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है, ताकि हमारे नए बच्चे एक बार जान तो लें यार कि मास्टर साहब आखिर कौन है, मास्टर साहब क्या पढ़ाने वाले हैं, मास्टर साहब खुद पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं। तो आइए थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करता हूं। जो भी नए बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम शैलेंद्र पांडे है, ठीक है। अलग सर एचवीटीआई कानपुर से पढ़े हुए हैं, उसी कॉलेज से मैं भी एचवीटीआई कानपुर से मैंने बीटेक किया, एमटेक किया, और जब मेरा जो इंटरेस्ट था वो फिजिक्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो फिर मैंने फिजिक्स में एमएससी भी किया, और होपफुली आगे फ्यूचर में हो सकता है मैं फिजिक्स से पीएचडी भी करूं, राइट। तो फिजिक्स मेरा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है शुरू से। तो मैंने अपने टीचिंग करियर की शुरुआत कर दिया था 2013 में, ठीक है। लगभग 11 साल हो गए हैं मेरे को पढ़ाते हुए, हजारों लाखों बच्चों को मैं यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूं, लगभग 8 से 10 लाख बच्चों को मैं यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूं। लास्ट ईयर मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया था, ठीक है। पीडब्ल्यू में भी क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के, जेई नीट तक के बैचेस मैं यहां पीडब्ल्यू में भी पढ़ा रहा हूं। तो मेरा काम यहां पर इसी बैच को मुझे इसीलिए दिया गया था, लास्ट ईयर भी रेडियंट और इस साल विक्ट्री, ताकि हम लोग बच्चों का बेस बहुत स्ट्रांग कर सकें। क्योंकि फिजिक्स एक कैसा सब्जेक्ट है सबको पता है यार, है ना। तो आपके बेस को स्ट्रांग करने की जिम्मेदारी मुझे लास्ट ईयर दिया गया था, और इस साल भी वो जिम्मेदारी दिया गया, क्योंकि आप सभी का बोर्ड एग्जामिनेशन है। तो पिछले 11 साल के टीचिंग करियर में मैंने कई सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है, अपने खुद के इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, बहुत सारे ब्रांडेड ऐसे जिनका आप नाम बहुत बड़ा समझते हैं उन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुका हूं, और जिसको आप सबसे बड़ा मानते हैं उस इंस्टीट्यूट में आप सभी के प्यार से मैं पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है फिजिक्स वाला। तो आप लोग कहीं पर भी कोई डाउट ना करें। मैं हाई स्कूल में टॉपर था, यानी 10th क्लास में, मैं 12th क्लास में भी टॉपर था, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी से अवॉर्डेड हूं, ऐसे बहुत सारे इनाम मिल चुके हैं। ये सब बस इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा इस बात का फील हो कि यार मास्टर साहब कौन है, मास्टर साहब खुद पढ़े लिखे हैं कि नहीं है ना, और मास्टर साहब मेरे को पढ़ा पाएंगे कि नहीं। क्योंकि जब तक आप अपने टीचर पर भरोसा नहीं करोगे यार, तब तक वो मजा नहीं आता। क्योंकि ये जो टीचर और स्टूडेंट वाला ये जो रिलेशन है ना, बहुत ही प्यारा रिलेशन है ना। आप सभी बहुत प्यार देते हो, और इस रिलेशन का जो कर्ज है वो कर्ज मैं जरूर उतारूंगा, और अच्छा पढ़ाकर उतारूंगा, आपको टॉप करवा करके उतारूंगा, राइट है। चलिए मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, आइए अपने आज के इस सब्जेक्ट का शुरुआत करते हैं, ठीक है। आज के सेशन में सर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन, कि भैया मोशन के कितने टाइप्स होते हैं,
उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क क्या होता है, फिर कपल के बारे में पढ़ेंगे, और इन कंसेप्ट्स पर ढेर सारे क्वेश्चंस का भी आज से ही शुरुआत हम लोग कर देने वाले हैं। यस, बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। हाँ चलिए जी, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया। यस, तो अपना सबसे पहला टॉपिक आज का है फोर्स। ठीक है सर, ये फोर्स क्या होता है? यार कोई खड़ा हो है, उसको जाओ आप धक्का दे दो, या उसको आपने खींच लिया, ये दोनों ही काम फोर्स कहलाता है। यानी किसी पर जो भी पुश लगाया, किसी पर जो भी पुल आपने किया, इसी पुश और पुल को सबसे आसान से शब्दों में हम लोग फोर्स का नाम देते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सर ये फोर्स, क्या ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज कर सकता है? बिल्कुल सही बात है। अरे किसी को एक मुंह का आपने मारा, उसके मुंह का ये जो थोबड़े का जो डिजाइन है भाई साहब, ये डिजाइन चेंज हो जाएगा। अगर डिजाइन चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हाँ सर, हम उसके शेप को चेंज कर सकते हैं, किसी चीज को हम खींच सकते हैं, किसी चीज को हम दबा सकते हैं। जैसे ये देखो मेरे साथ एक भाई साहब है, इन भाई साहब का क्या नाम है जरा सब लोग बता दो फटाफट। आप लोगों को ज्यादा पता होगा यार, हाँ फटाफट बता दो, ये भाई साहब का आखिर नाम क्या होता है? कार्टून आप में से बहुत सारे बच्चे देखते रहे होंगे, है ना? फटाफट बता दीजिए, ये भाई साहब का नाम क्या है? हाँ, तो अगर इन भाई साहब को अगर हम पिचका सकते हैं, अगर इन भाई साहब को हम फुला सकते हैं, अगर हम इनके पेट को दबा सकते हैं, इनके पैर को हम दबा सकते हैं, अगर हम इनको खींच भी सकते हैं, तो इसका मतलब मैंने इनके ऊपर क्या अप्लाई किया भाई साहब? फोर्स अप्लाई किया। राइट है, डुग्गू है, क्या बात है, क्या प्यारा नाम है ना? तो डुग्गू साहब है अपने साथ, और डुग्गू साहब को हम लोग पूरे साल भर अपनी क्लास में रखेंगे, है ना? और डुग्गू साहब से बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे। देखते हैं डुग्गू साहब फाइनली कितना फिजिक्स मेरे से सीख पाते हैं, है ना? आप में से भी बहुत सारे डुग्गू साहब हैं, हाँ यस यस यस, आप में से बहुत सारे डुग्गू साहब हैं, तो इनका नाम डुग्गू ही रख लेते हैं। तो डुग्गू साहब से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारी चीजें इनसे सीखेंगे, और इनसे ये भी पूछेंगे इन्होंने क्या सीखा है अपनी इस क्लास में, है ना? तो मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों का नाम हो गया डुग्गू, है ना? हाँ, डुग्गू लाल, क्या बात है। यस, ये बड़ा प्यारा नाम है ना? तो एक बार जरा सभी लोग हो जाए, डुग्गू लाल ओपी। हाँ, ये आ गया, देखो बड़ा प्यारा सा नाम आ गया, है ना? जरा चैट बॉक्स में हो जाए एक बार, डुग्गू लाल ओपी। तो ये हमारी क्लास के एक कैरेक्टर रहेंगे डुग्गू लाल साहब, और डुग्गू लाल साहब से बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, है ना? यस, डुग्गू लाल ओपी हो जाए। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए जी, मैं ये कह रहा था कि अगर मैं डुग्गू लाल साहब को मैं मुक्का मार करके उनके थोबड़े का जो शेप है अगर वो मैंने चेंज कर दिया, तो मैंने उनके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। अगर मैं उनको खींच सकता हूं, मैं खींच के उनकी लेंथ बढ़ा सकता हूं, तो मैंने उनका शेप चेंज कर दिया। अगर डुग्गू लाल साहब कहीं से चल के आ रहे हैं और मैं उनको धक्का दे दूं, है ना, यानी कि मैंने उनके मोशन का अपोज कर दिया, मैंने उनकी वेलोसिटी में चेंज करा दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब मैं उनके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो सर ये सारी चीजें तो हम लोग क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं, है ना? क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं कि एनी टाइप ऑफ, मैं लिख रहा हूं भाई, एनी टाइप ऑफ पुश और पुल दैट can change the state of rest or motion as well as that can change shape or size of any object is called force। यानी कोई भी ऐसा पुश या पुल जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, जो उसके शेप साइज में चेंज कर सकता है, उसी को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग फोर्स बोलने वाले हैं।
उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं भाई साहब, फोर्स बोलने वाले हैं, राइट। फोर्स का सर फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 9th में आप सब लोग बड़े प्यार से पढ़ चुके हैं, आसानी से पढ़ चुके हैं कि फोर्स इज सिंपली डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। कोई मेरे को बताएगा क्या कि ये न्यूटन साहब का कौन सा नियम है ना। पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, ये न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं, ये न्यूटन साहब का सेकंड लॉ है। थर्ड ऑप्शन में दे रहा हूं, ये न्यूटन साहब का थर्ड लॉ है। या फिर मैं आपको दे रहा हूं कि सर नन ऑफ दीज, सर मेरे को नहीं आता। चलो फटाफट, आप सभी के पास 45 सेकंड्स का टाइम है। 4 ऑप्शंस आपके सामने अभी आएंगे, आपको ए बी सी डी में से चूज करना है। फटाफट देखते हैं क्या सारे बच्चे सही जवाब दे पाते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। सभी लोग फटाफट ए बी सी डी में से चूज कर लेंगे। यस यस यस, चूज कर लेंगे, यस। सो आगे की बात करते हैं, तब तक आप लोग आंसर करते रहो, है ना। फोर्स जो है वो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है। और सर मोमेंटम का मतलब तो बड़ा सिंपल है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। सो डेल्टा एम वी अपॉन डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू दिस फोर्स। सर डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया, चेंज इन टाइम, जिसको हम लोग टाइम इंटरवल भी कह सकते हैं। डेल्टा एमवी का मतलब हो गया चेंज इन एमवी, है ना। एमवी क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, जिसको हम लोग मोमेंटम भी कहते हैं। तो सर अगर मास कांस्टेंट हो जाए सर, तो मास में तो कोई चेंज होगा नहीं सर, तो मास को बाहर निकाल दो। अंदर क्या बच जाएगा यार, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, राइट। तो फोर्स हमारा बन जाता है m मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा v बाई डेल्टा टी। सर ये डेल्टा v बाई डेल्टा टी क्या है, तो डुग्गू लाल साहब कहेंगे कि अरे गुरुजी ये तो पढ़ा ही चुके हो लास्ट ईयर, डेल्टा v बाई डेल्टा टी होता है एक्सेलरेशन, है ना। तो डुग्गू साहब के कहने पर मैंने भी मान लिया, हमने कहा ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब मास कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट है तभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। फिलहाल इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूटन साहब का सेकंड लॉ। तो आइए चेक करते हैं कितने प्रतिशत भारतीयों ने हमारे क्वेश्चन को सही किया है। 77.26% बच्चे हैं जिन्होंने सही किया। सबसे तेज जवाब देने वाले हैं, ये क्या नाम है इनका, थनविका नटराज साहब, ठीक है। एक है निब्रस हसन साहब, सूर्यांश हैं, हमजा आफ्ताब हैं, हंसराज हैं, आशिया, ये आशिया रहमान शायद लास्ट ईयर भी थे, है ना, शायद लास्ट ईयर थे, मेरे को कुछ नाम ध्यान आ रहा है इनका, है ना। चलो बहुत ही बढ़िया है मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम बच्चों ने सही दिया है। अरे जिनसे सही नहीं भी हो पाया है, कोनो टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ फिर से पढ़ाया जाएगा, सब कुछ फिर से समझाया जाएगा। 10th के लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो सब किया जाएगा, क्योंकि 10th है आपका बोर्ड एग्जाम, 10th में आप सभी को है फोड़ना, है ना। क्या बात, ठीक है। हाँ हमजा आफ्ताब ये भी थे, यस यस यस, याद है बेटा, याद है, नाम याद है आपका मेरे को, ठीक है। तो फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। फोर्स कैन बी मैथमेटिकली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सर ये एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ये बेसिक चीजें हैं, क्लास 9th से रिलेटेड हैं, आप सभी को उम्मीद करता हूं पता रहा होगा, नहीं भी पता रहा होगा तो अब पता चल गया होगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, कह रहे हैं सर जी AIR 54 लाने का घमंड है। हाँ सही है, बढ़िया है भैया। एक बच्चा आशिया कह रहे हैं सर आपकी वजह से 99 आया फिजिक्स में। नहीं मेरी वजह से नहीं यार, देखो मेहनत तो तुम्हारी ही है, बाकी हाँ हम लोग थोड़ा सा जरिया जरूर हो जाते हैं। आप 99 मार्क्स लाए, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत ही बढ़िया, है ना। इस साल तो यार फोड़ोगे तुम लोग, ये गारंटी है, गारंटी है यार। तुम्हारी एनर्जी भी बड़ी प्यारी है और मेरी एनर्जी तो हाई है मान लो, है ना। तो फोड़ना तो तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बात अपने आप को रोज 2 बार बोल लिया करो कि इस साल अपने को बोर्ड एग्जामिनेशन में ICSE बोर्ड में फोड़ना है और मैं फोड़ूंगा। 2 बार बोला करो खुद को इस बात को, है ना। चलो जी, तो फिलहाल बेटा फोर्स के बारे में पता है। अब पॉइंट ये आया सर जी नोट्स का क्या करना है।
सर ये नोट्स अपन कैसे लिखेंगे? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुन लो। देखो यार, आईसीएसई बोर्ड में ना सिलेबस बहुत होता है, कंटेंट बहुत सारा है, अपने पास बहुत सारी चीजें अपने को पढ़ाना है। और मेरा टीचिंग पैटर्न आप सबको पता है, मैं सब कुछ पढ़ाता हूं, पूरी कोशिश करता हूं कुछ भी ना बचे, कुछ भी छोड़ना ना पड़े, ताकि मेरे बच्चे मतलब अलग से दिखाई पड़े। ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ कुछ चीजें पढ़ा दी गई हो, ऐसा ना हो। किसी भी किताब का क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए, कोई भी असाइनमेंट, कोई भी टेस्ट दिया जाए आपसे बनना चाहिए, ये मेरा एम होता है। इसलिए मैं थोड़ा इन डेप्थ पढ़ाता हूं, हर चीज को मैं एकदम डिटेल में पढ़ाता हूं। इसीलिए आप सभी लोग मुझे शायद इतना प्यार देते हैं या इतना रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि इतना इन डेप्थ कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, राइट। तो सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम वही है अपने पास 1.5 घंटे, 1.25 घंटे। कुछ बच्चे जानते ही हैं कि मैं थोड़ा 2 घंटे भी पढ़ाई देता हूं, है ना। हाँ, आपको पता ही है। तो लगभग 1.5 से 2 घंटे के बीच की हम लोग की हर एक क्लास होने वाली है, तो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है क्लास का कि 5-5 घंटे पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आप सभी को यह काम करना है जो आपने रेडियंट में भी किया था। लेक्चर को आप बहुत अच्छे से समझोगे, और उसके बाद जब लेक्चर ओवर हो जाएगा आपको इस लेक्चर का एक पीडीएफ मिल जाएगा, राइट। वो पीडीएफ से आप अपने नोट्स बनाएंगे, खटाखट उसको लिख करके नोट्स बनाएंगे। हर लेक्चर के बाद अगर आपने सिर्फ 20 मिनट या 25 मिनट बेटा आपने दे दिए तो नोट्स भी तैयार हो जाएगा, और इसी बहाने आपका वो जो लेक्चर है ना, वो पूरा का पूरा लेक्चर एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो रिवीजन, रेगुलर रिवीजन वाली बात जो सारे टीचर्स बोलते हैं ना कि यार लेक्चर को रोज रिवाइज करो, तो सर रोज रिवीजन कैसे पॉसिबल होगा? वो इसी तरह से पॉसिबल होगा जब आप क्लास के बाद उसको एक बार नोट भी करेंगे धड़ाधड़, है ना भाई। यस, नोट भी करोगे तो बन जाएगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं 97 मार्क्स आया, किसी के 93 आए हैं, ठीक है, आपके बड़े अच्छे मार्क्स आए हैं। आप सभी ने मेरे को स्टोरी वगैरह पे लगा के बताया था, इंस्टा पे भेजा भी था आप सभी ने, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, इस साल भी फोड़ना है, इस साल फिर से भेजोगे तब मजा आएगा यार, जब रिजल्ट का सेलिब्रेशन होगा, मिला जाएगा, मुलाकात किया जाएगा, है ना, तो मजा आएगा, राइट। चलो जी, गौरव कह रहे हैं सर जी सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें? सब अवॉइड हो जाएगा, बिल्कुल तुम टेंशन मत लो, ठीक है। एकदम कूल रहो, कंसेप्ट्स पर फोकस करना। मेरे मुंह से कोई भी बात निकल रही है, चाहे वो हंसी मजाक में निकले, ठीक है, चाहे वो सीरियसली निकले, राइट, उस पर बहुत ध्यान देना बेटा, उसको छोड़ना मत, एक भी पॉइंट आपसे छूटना नहीं चाहिए। बस अच्छे से समझोगे, कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा, और फिर कोई मिस्टेक आपसे नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कराने वाले टीचर्स में से हूं। मैं आपको खूब भर भर के क्वेश्चंस कराने वाला हूं क्लासेस में, ताकि आपको थोड़ा फील आ जाए यार, है ना। यस, अंशिका के देखो 100 मार्क्स थे फिजिक्स में, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब बताइए सर जी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या है? तो डुग्गू लाल साहब से पूछते हैं, डुग्गू लाल साहब बताओ भैया क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं फोर्सेस के? तो फोर्स का देखो सबसे पहला इफेक्ट क्या है कि इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो आप फोर्स लगाकर उस ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हो। डुग्गू लाल साहब अगर एक जगह पर खड़े थे, मान लो सुस्त थे, नहीं मन था उनका जाने का, आप धक्का देंगे तो वो मूव कर जाएंगे, यानी फोर्स लगा के आप उनकी स्टेशनरी वाली कंडीशन को चेंज कर सकते हो। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो। डुग्गू लाल साहब अपनी मस्ती में आपकी तरफ आ रहे थे, आपने हाथ लगाकर उनको रोक दिया, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग रोक भी सकते हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स। फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेरे प्यारे बच्चों चेंज कर सकता है, ठीक है। अगर कोई धीरे धीरे जा रहा है, धक्का दे दो, तेज जाने लगेगा, थोड़ा ज्यादा दे दोगे वहीं फैल भी जाएगा। बोलो यार, दोनों काम हो सकता है ना, दोनों काम हो सकता है। आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और आप अपोज करके उसकी स्पीड को घटा भी सकते हैं, ये सब आपने पढ़ रखा है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। कोई मान लो कोई बॉल इधर से आ रही थी, ठीक है, हम लोगों ने बैट से उस पर स्ट्राइक किया, ठीक है, तो क्या हुआ, बॉल आ रही थी इधर से, बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में थी, जैसे ही हिट किया अब वो डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो गया। बॉल आ रही थी इधर से, हिट करने के बाद वही बॉल अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेगी, यानी कि हम लोग उसकी डायरेक्शन में भी चेंज ला सकते हैं, है ना। यस,
हम लोग डायरेक्शन में भी चेंज ला सकते हैं यार। उसके बाद फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो शेप और साइज में भी फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज ला सकता है। तो फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं सर? 5 इफेक्ट्स आपको बेसिकली देखा जा सकता है, ठीक है। पहला इफेक्ट क्या है? रेस्ट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है तो मूव कर सकता है, मोशन कर रहा ऑब्जेक्ट है तो उसको रोका जा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को घटाया भी जा सकता है, और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। राइट है क्या? राइट है क्या? अरे भाई समझ में आया क्या? बोलो यार। हाँ ये स्लो है, अरे ये टाइपिंग मिस्टेक है रे बाबा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ जो टाइपिस्ट साहब हैं वो थोड़ा रहे होंगे कहीं अपने किसी लेवल पे, कहीं रहे होंगे, बातचीत क्या पता कर रहे हो अपनी वाली से, कुछ भी हो सकता है यार, है ना। हाँ हाँ अरे आदित्य भाई देख लिया मैंने, देख लिया। टाइपिस्ट साहब की अभी शादी नहीं हुई है, हाँ तो हो सकता है कहीं बिजी रहे हो, समझ रहे हैं ना। कोई बात नहीं, बात करेंगे उनसे हम, ठीक है भाई। तो ये बेटा इफेक्ट्स होते हैं फोर्स के, ये सारे आपको पता होने चाहिए, राइट कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सिस्टम में कौन कौन से चेंजेस ला सकता है, कौन कौन से इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, राइट ये हम सभी को पता होना चाहिए। यस अब इसके बाद सर टाइप्स ऑफ मोशन बता दो। मोशन के यार 2 टाइप्स है, मैंने डेमो लेक्चर में भी ये बात आप सभी को बताया था। मोशन के कितने टाइप्स हैं भैया? 2 टाइप्स है। सबसे पहला टाइप सर जी कौन सा है? हाँ मोशन का सबसे पहला टाइप सर जी कौन सा है? सो दैट इज लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। मोशन का सबसे पहला टाइप है लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा टाइप है रोटेशनल मोशन, है ना। अब बात आई सर ये लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन का मतलब है, लीनियर मोशन का मतलब है कि डुग्गू लाल साहब हैं और डुग्गू लाल साहब टिक 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 चलते जा रहे हैं। हाँ डुग्गू लाल साहब क्या कर रहे हैं? डुग्गू लाल साहब जो है वो टिक 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 चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, है ना। तो ये जो मोशन होता है ये हमारा कैसा मोशन है भैया? लीनियर मोशन है, जिसको हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन भी कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, दिस इज लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। इवन डुग्गू लाल साहब हमारे जो हैं वो ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे कोई उनको खींच के ले जाए। इवन डुग्गू लाल साहब हमारे ऐसे भी जा सकते हैं लाइक दिस। ये सारे ही मोशन ट्रांसलेशनल मोशन ही है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ट्रांसलेशनल मोशन ही है ये। डुग्गू लाल साहब अगर ऐसे जा रहे हैं तो भी हम इसको ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। लेकिन अगर डुग्गू लाल साहब थोड़ा रंगीन मिजाज के आदमी हैं, जो कि लग ही रहे हैं, है ना, अगर ये थोड़ा रंगीन मिजाज के आदमी हैं और डुग्गू लाल साहब थोड़ा गाना वाना सुन रहे हैं, उनका मन हुआ आराम से हम नाचते कूदते ऐसे गोल गोल जाएंगे हम ऐसे है, अगर वो नाचते कूदते डुग्गू लाल साहब गए, तो अगर वो ऐसे घूम गए, अगर डुग्गू लाल साहब घूम गए, तो ये मोशन कौन सा मोशन है मेरे प्यारे बच्चों? दैट इज रोटेशनल मोशन। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है ना, तो इस ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट, बड़े ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट, डुग्गू लाल साहब का ये वाला कान देखो और डुग्गू लाल साहब का ये हाथ देख लो, कितना प्यारा हाथ है ना। तो ये जो कान है, ये जो इनका हाथ है, ठीक है, अगर डुग्गू लाल साहब ऐसे गए तो जरा सोचो, इनके जो ईयर्स हैं, इनके जो हैंड हैं, वो दोनों ऐसे ही तो मूव कर रहे हैं बेटा। यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक पॉइंट जो है बॉडी का, वो पैरेलल पाथ में मूव कर रहा है। हर एक पॉइंट पैरेलल पाथ में मूव कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, राइट। चाहे ये वाले पॉइंट को देखो, चाहे ये देखो, चाहे ये देखो, इनकी आंख देख लो, इनका मुंह देख लो, कुछ भी देख लो, नीचे ना देखना ज्यादा, हाँ, ये कुछ भी इसमें से देख लो, अगर ये ऐसे जा रहे हैं, है ना, ऐसे जा रहे हैं, राइट, तो इनके बॉडी का हर एक पॉइंट पैरेलल मूव कर रहा है। ये वाली आंख देखो, इनकी नाक देखो, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, दोनों पैरेलल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। तो ये मोशन ट्रांसलेशनल मोशन है। अरे भाई ये मोशन
ट्रांसलेशनल मोशन है। लेकिन अगर डुग्गूलाल साहब घूम गए, अगर ये घूम गए, ऐसे ऐसे घूम गए, राइट, तो ये मोशन कौन सा है? तो ये मोशन कौन सा है भैया? तब ये जो मोशन है, ये मोशन हमारा रोटेशनल मोशन हो जाएगा। तब हम लोग इस मोशन को रोटेशनल मोशन का नाम दे देंगे। अरे भाई, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आराध्या बेटा सब आएगा, तुम टेंशन ना लो, सब कुछ आएगा, आप परेशान ना हो। बात आई सर जी लीनियर मोशन का डेफिनेशन लिखना है सर, कैसे लिखेंगे? तो आप भैया देखो, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ, ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट अगर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, पैरेलल मूव कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन में है। चाहे वो एक बॉल हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे ये बॉल को खींचा जा रहा है ना? तो ये बॉल मान लो, इमेजिन करो डुग्गूलाल साहब गोल गोल है, इमेजिन करो, हाँ गोलू है मान लो, और ये गोलू साहब जो है वो एकदम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, राइट? तो ये मोशन बेटा कैसा हुआ? दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन। तो व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी, ध्यान रहे बॉडी कैसी है? रिजिड बॉडी है, विच इज फ्री टू मूव, द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, एंड दैट इज नोन एज लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। आपने डुग्गूलाल साहब पर फोर्स लगाया, डुग्गूलाल साहब आगे बढ़ गए, तो ये कौन सा मोशन हुआ भैया? ये हुआ हमारा ट्रांसलेशनल मोशन, है ना? ट्रांसलेशनल मोशन, राइट? सौम्या ने कहा कि सर अगर डुग्गूलाल साहब ऐसे ऐसे गए तो, सर ऐसे ऐसे गए तो, दैट इज ऑल्सो ट्रांसलेशनल मोशन, दैट इज ऑल्सो ट्रांसलेशनल मोशन। देखो अगर वो ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, इसको भी ट्रांसलेशनल मोशन ही कहा जाएगा, राइट? इसके बाद सर ये रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया जाए, ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया जाए, उसी फिक्स वाले पॉइंट को पाइवट बोल दिया जाता है, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी को फिक्स कर दिया गया, राइट? अब अगर इनको, इस पर हमने ऐसा फोर्स लगाया और ये व्हील घूम गया, ये व्हील घूम गया लाइक दिस, ऐसे ऐसे घूम गया, अगर ये घूम गया तो इसी को हम रोटेशनल मोशन का नाम देते हैं। सो इफ अ बॉडी इज पाइवटेड एट अ पॉइंट, पाइवटेड मतलब फिक्स्ड एट अ पॉइंट, बॉडी को एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया गया है, एंड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। पहले तो बॉडी को एक पॉइंट पर फिक्स करो, उसके बाद आप उस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई कर दो, ठीक है? इट रोटेट्स द बॉडी अबाउट, इट रोटेट्स द बॉडी अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द पाइवटेड पॉइंट। जिस पॉइंट पर बॉडी को बांधा गया है, फिक्स किया गया है, बॉडी उसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर जाती है, घूम जाती है। इसी को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग रोटेशनल मोशन का नाम देते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? एक बच्चे ने कहा सर ये टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है? टेंजेंशियल का मतलब होता है, देखो टेंजेंट का मतलब पहले मैथ्स में समझ लो। अगर ये कोई एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल पर मैंने अगर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दिया, तो इस लाइन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? ये एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को कट करते हुए जा रही है। कितने जगह पर ये कट कर रही है? 2 पॉइंट्स पर, है ना? इसको हम लोग 2 पॉइंट्स पर, ये जो लाइन है वो सर्कल को कट कर रही है। लेकिन अगर मैं इसी लाइन को थोड़ा खिसकाता जाऊं, खिसकाता जाऊं, खिसकाता जाऊं, और अब ये लाइन केवल एक पॉइंट पर सर्कल को टच कर रही हो, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये जो लाइन है ये लाइन टेंजेंट है। ये लाइन कैसी हो गई? टेंजेंट हो गई। तो किसी भी सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर, जैसे ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। एंड टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को जस्ट टच करती हुई जाए, जस्ट टच करती हुई जाए। अरे भाई समझ में आया क्या? मान्या ने बिल्कुल सही बात कही, सर इसके पहले जो बीच से जा रहा था उसको सीकेंट बोल दिया, है ना? सीकेंट जो कट करता हुआ जाए। क्लियर बेटा? तो अभी क्या है, ये जस्ट टच करता हुआ जा रहा है, तो जो जस्ट टच करता हुआ जाए उसको टेंजेंशियल कहा जाता है। तो ये जो फोर्स है
देख लो, ये फोर्स यहां पे टेंजेंशियली लगाया गया है क्योंकि ये फोर्स जस्ट टच करता हुआ जा रहा है। लेकिन ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर रोटेट कराने के लिए फोर्स हमेशा टेंजेंशियल ही लगाया जाए। ऐसा कोई जरूरी मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। अगर जरूरी होता तो मैं आपको जरूर यह बात बताता और सिखाता। क्लियर है? क्लियर है? सो दिस इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज रोटेशनल मोशन। ठीक है, बॉडी को एक पॉइंट पर आप फिक्स कर दीजिए, उसके बाद आप उसके ऊपर कोई एक फोर्स लगा दीजिए, और जब वो बॉडी घूमने लग जाए तो कह दो कि भैया यही हमारा रोटेशनल मोशन है ना। इसी को हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। डाउट देखते हैं, जरा डाउट देखते हैं। सर कॉर्ड किसे बोलते हैं? अच्छा जी, कॉर्ड का मतलब बड़ा सिंपल है। अगर इस तरह का सर्कल है बेटा, कोई भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली इसी लाइन को तो कॉर्ड बोला जाता है। मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस तरह की जो लाइन है इसी को आप क्या बोलते हो? कॉर्ड बोलते हो। सही है, इसी को कॉर्ड बोला जाता है बेटा। सिंपल हो गया। ठीक है, फिर कह रहे इन रोटेशनल मोशन एक्सेलरेशन इज देयर। हाँ सिखाएंगे, परेशान मत हो। ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है तो वहां एक्सेलरेशन का कुछ खेल होता है, भी बताएंगे। सर हिंज ऑफ डोर किया, ये रोटेशनल का है और क्यों? हाँ कशिश बेटा बिल्कुल सही है। जो डोर जो होता है, जो कि एक पॉइंट पर या एक लाइन के अलोंग हिंज होता है, उस डोर पर भी जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो डोर भी क्या होता है? रोटेट होता है ना। वो डोर रोटेट होता है। सो दैट इज, यस दैट इज रोटेशनल मोशन। बिल्कुल सही है। सर इफ वी मूव इन अ सर्कुलर पाथ आर वी इन रोटेशनल और लीनियर मोशन? देखो वो सर्कुलर मोशन है। आप सर्कुलर पाथ पर जब मूव करते हो तो वो कैसा मोशन है? दैट इज सर्कुलर मोशन। दैट इज सर्कुलर मोशन, राइट। वो अलग कैटेगरी हो गई। हाँ अब कह रहे हैं सर प्लीज, कृष्णा ने कहा सर प्लीज इंक्रीज द स्पीड सर, सो वी विल गेट मोर टाइम फॉर रिवीजन बिकॉज अवर टेस्ट इज कमिंग, इट विल स्टार्ट ऑन 3 जुलाई। अरे मेरे भाई कृष्णा साहब, आपका तो नाम इतना प्यारा है और आप जरा हमारा कष्ट तो समझिए। आज पहला लेक्चर है, पहला लेक्चर है, थोड़ा आराम से चलिए, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, थोड़ा सा व्यवहार बनाते हैं, है ना। उसके बाद तो यार स्पीड तो बढ़ ही जाएगा, सिलेबस तो टाइम से हो ही जाएगा, रिवीजन तो आपको करा ही देंगे, और अल्टीमेट एम आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है। ठीक है, स्कूल का तो चलता रहेगा यार, है ना, स्कूल का सब बढ़िया चलता रहेगा, आप परेशान ना होइए, सब कराया जाएगा, कतई टेंशन ना लीजिए, चल रही है ना, सब कराएंगे बेटा, अभी तो पहली क्लास है ना। चलो एग्जाम्पल के तौर पर, व्हील इज पाइवोटेड एट इट्स सेंटर एंड फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन इट्स रिम। टेंजेंशियली का मतलब अब आप समझ गए होंगे कि जो फोर्स यहां पे लगाया गया वो जस्ट टच करता हुआ लगाया गया। हालांकि ऐसी कोई बहुत जरूरी नहीं है कि टच करता ही हुआ लगाओगे तभी घूमेगा, ऐसा नहीं है। हम फोर्स को यहां पर भी लगा सकते हैं तो भी घूमेगा, हम फोर्स को यहां भी लगा सकते हैं तो भी घूमेगा, लेकिन अगर फोर्स को यहीं लगा दिया तो घूमेगा क्या? बताओ। अगर मान लो, बताओ, अगर मैंने फोर्स को सीधे पाइवट वाले पॉइंट पर ही लगा दिया तो क्या ये व्हील घूमेगा? जल्दी से यस नो सब लोग बता दो, फटाफट बता दो, क्या ये व्हील घूमेगा? अगर फोर्स को पाइवट वाले पॉइंट पर ही लगा दिया क्या ये घूमेगा? हाँ अंकित कह रहे हैं सर की जो वॉइस है वो तेजस्वी यादव जी से मिल रही है। अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बड़े लोग हैं, बड़े लोग। हाँ दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, अब मेरी जान मेरे दिल भर थोड़ा इंतजार कर लो, ऐसा है ना। अरे जल्दी से आ रहा है बाबा। ठीक है भाई, तो अगर आपने कोई फोर्स टेंजेंशियली लगाया है, ऑब्जेक्ट हमारा घूम जाएगा। आप बच्चा फोर्स यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, लेकिन पाइवट वाले पॉइंट पर अगर फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट घूमने वाला नहीं है। आइए देखते हैं
कितने प्रतिशत बच्चे कह रहे हैं कि नहीं घूमेगा? यस, 62.7% बच्चे हमारे सही हैं, 37.3% बच्चों ने गलत कर दिया, गलत कर दिया, है ना? यस, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें हैं अपने पास पढ़ने के लिए। सर ये मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? सर ये टर्निंग इफेक्ट क्या होता है? सर ये टॉर्क क्या होता है? आ जाओ समझाते हैं, सब कुछ समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे। देखो, मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है ना? एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर, इस पॉइंट पर हमने क्या किया? इसको एक कील लगाई और हथौड़े से ठोक दिया। हाँ, ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पर हमने फिक्स कर दिया, तो इसी पॉइंट को हम लोग बेटा फिक्स्ड पॉइंट कह सकते हैं। इसी पॉइंट को हम लोग पाइवोट पॉइंट कह सकते हैं, है ना? अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट पर कोई एक फोर्स लगा दो लाइक दिस, मान लो आपने ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ऊपर की तरफ आपने फोर्स लगाया, आप लोग मेरे को बता दो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? बता दो यार। अगर आपने इस तरह का फोर्स लगा दिया तो ये ऑब्जेक्ट वह क्या करेगा? बता दो यार। ऑब्जेक्ट बड़ा प्यारा सा है, अमीबा है, हाँ हाँ, अरे डुग्गू लाल है, हाँ अब बताओ, ये डुग्गू लाल साहब है। इमेजिन करिए डुग्गू लाल साहब एकदम रिजिड हैं, लोहे के हैं डुग्गू लाल साहब, और ये डुग्गू लाल साहब है। हमने डुग्गू लाल साहब की जो नाक थी इसके ऊपर एक पेंच लगाया, है ना, एक कील लगाई, और हथौड़ा देके जो है, हाँ, दनादन हमने डुग्गू लाल को ऐसे यहीं पे ठोक दिया दीवार पे। अब ये डुग्गू लाल साहब ऐसे लटके हैं, इनका पैर इधर की तरफ है और मुंडी इधर है, ये डुग्गू लाल साहब है। अब अगर मैं इनके ऊपर ऐसा फोर्स लगाऊंगा तो डुग्गू लाल साहब क्या करेंगे? ही विल ट्राई टू रोटेट अबाउट अ पॉइंट, राइट? और वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है? फिक्स्ड पॉइंट है ना? फिक्स्ड पॉइंट है। उसी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोगों ने पीछे क्या नाम दिया था भैया? क्या नाम दिया था? पाइवोट, है ना? इसी फिक्स्ड वाले पॉइंट को अपन ने क्या नाम दिया था भैया? पाइवोट। इसी फिक्स्ड पॉइंट को मैं और क्या नाम दे सकता हूं? मैं कह सकता हूं सर इट इज पॉइंट ऑफ रोटेशन। सर इसी पॉइंट के अबाउट तो बॉडी घूम रही है, सर इसी पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं सर। तो इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाओ और फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट घूमने की कोशिश करे तो ऐसे फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है, रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट होता है। बात समझ में आ रही है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स का मतलब क्या है? बॉडी घूमने की कोशिश कर रही है, इसी को टर्निंग इफेक्ट कहा जाता है, और यहीं पर डिफाइन किया जाता है मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज defined as the product of force and perpendicular distance from पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिसको आप पाइवोट भी बोल सकते हैं, टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जरा जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। टॉर्क या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स इज सिंपली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ रोटेशन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सर ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है? अरे एकदम नाम से क्लियर है, जिस लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा हो उसी को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहा जाता है। सर ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स थोड़ा सा और बताओ भैया। ये फोर्स लग रहा है, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, इसी को थोड़ा सा पीछे खींच दो, है ना? इसी लाइन को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स।
जिस लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा हो, थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, यही लाइन जो है भैया, यही लाइन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है। इसी को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहा जाता है। राइट है क्या? है ना? ठीक है भाई। अब यहां से यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर चाहिए तो एकदम सिंपल है भैया, ये लाइन है जो कि इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ 90 डिग्री बना रही है। अगर ये डिस्टेंस आर के बराबर है, अगर ये डिस्टेंस आर के बराबर है, तो हम लोग यहां पर डिफाइन करने वाले हैं टॉर्क को। उसी टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स कहा जा रहा है। टॉर्क को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका ये सिंबल है। ठीक है, इस सिंबल को पढ़ा जाता है टाउ। इस सिंबल को पढ़ा क्या जाता है? टाउ। लेकिन इंग्लिश की इतनी विडंबना है, इतनी समस्या है कि टाउ और टाउ में कोई खास अंतर इंग्लिश हमारा कर नहीं पाता है। हाँ, तो इंग्लिश इतनी अच्छी लैंग्वेज है कि इंग्लिश में टाउ और टाउ में कोई खास अंतर नहीं होता है। तो फिलहाल इसको टाउ कहा जाता है। एंड दिस टाउ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। राइट है? क्लियर है क्या? यस, ताऊ जी। हाँ, यस यस यस। तो ताऊ जी जो है वो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बच्चों प्रोडक्ट होता है। यानी कि जो फोर्स है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर इन दोनों को हम धड़ाधड़ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर है क्या सर? हाँ, देखो देखो, मान लो ये हमारा बॉडी है, ये वो फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, इस बार जो फोर्स लगा है वो फोर्स मान लो बच्चा ऐसा फोर्स था, मान लो ऐसा फोर्स था यार, इमेजिन करने में क्या जाता है, ये फोर्स था। राइट, ये फोर्स था। अब सर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है? तो मैंने क्या सिखाया, इसी को थोड़ा आगे बढ़ा दो, इसी को थोड़ा पीछे खींच दो, यही लाइन जो होती है बच्चा, यही तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है ना? इसी को तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं हम लोग। इसी लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दो, थोड़ा पीछे खींच दो, यही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। ये हमारा पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी घूमने वाली है ना? जिसके अबाउट बॉडी घूमने वाली है। अब जरा सोचो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर कैसा होना चाहिए सर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा होना चाहिए सर? तो सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ऐसा होना चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नाम से क्लियर है, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फिक्स वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर। राइट, तो ये फोर्स है, ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है। इसी एफ और आर का अगर हम धड़ाधड़ प्रोडक्ट कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो चैट बॉक्स में एक बार हार्ड स्पैम हो जाए। सभी का दिल दिखाई पड़ जाना चाहिए चैट बॉक्स में, दिल दिखाई पड़ जाना चाहिए सभी का चैट बॉक्स में, अगर ये बात समझ में आई है तो। गौरांश ने कहा सर टॉर्क को डिफाइन कर दीजिए। तो बेटा टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and perpendicular distance between point of rotation and line of action of the force। पॉइंट ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स का जो प्रोडक्ट होता है, उसी को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग टॉर्क कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। सभी का भैया दिल दिखाई पड़ रहा है, क्या बात है, वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी कंसेप्ट पर आओ जरा तुमको थोड़ा सा धुआंधार क्वेश्चन करा दे, धुआंधार क्वेश्चन करा देते हैं। चलो, फाइंड मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट ओ इन द फॉलोइंग। ये भैया ओ पॉइंट है, ये फोर्स लगा है, लेंथ है 0.3 मीटर, फोर्स की वैल्यू है 20 न्यूटन। फटाफट सभी लोग बताओ मूवमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू क्या होगी। मैं आप सभी को दे रहा हूं क्या ऑप्शंस। राइट, 4, 5, 6 या फिर 7। आपको पहले वाले केस में
मतलब मूवमेंट की वैल्यू बतानी है, टॉर्क की वैल्यू बतानी है, पूरे 45 सेकंड आपके पास है, 4 ऑप्शंस आपके पास है, डायग्राम आपके पास है, धड़ाधड़ आंसर करो। मोमेंट ऑफ फोर्स निकालो, टॉर्क की वैल्यू निकालो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना। अगर गलत किया कूटे जाओगे, अगर गड़बड़ किया कूटे जाओगे। एक भाई साहब बड़े यहां दिलजले टाइप के हैं, हाँ दिलजले टाइप के एक हैं, कह रहे हैं मैंने उसको, अरे यार इनका कमेंट नहीं दिख रहा है, इतने धड़ाधड़ कमेंट आ रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। मैंने उसको इतना देखा, कहां गए, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। क्या बात है, क्या बात है। भाई साहब जो है वो बड़े दिलजले टाइप के हैं, हाँ अरे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों, अभी 10th क्लास में आए हो, काहे को इतना दिल लगाना है, काहे को अपना बचपना बर्बाद करना है। नारी नरक का द्वार है, सुने हो ना, बच के रहो अभी हाँ मैंने नारी बोला है, कन्याएं नहीं बोला है, ध्यान रखना। हाँ यस, चलो जी। तो अब यहां पर आओ हम लोग निकालते हैं टॉर्क। तो पहले वाले पार्ट में टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू है भैया 20 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.3 मीटर। जैसे ही करोगे मल्टीप्लाई, वैल्यू आ जाएगी 6। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो आंसर आ गया 6 न्यूटन मीटर। यानी सी वाला ऑप्शन हमारा बिंदास सही है, सी वाला ऑप्शन। क्या बात है यार, अरे वाह, पहला क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन, 90% बच्चों ने ऑलमोस्ट सही जवाब दिया है। फरहान राज साहब ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, क्या बात है। प्रखर गर्ग हैं, राज साहब हैं, दिव्यांशु हैं, जरा फरहान साहब को कनेक्ट किया जाए तो जरा, हाँ फरहान साहब को जरा कनेक्ट किया जाए, कंप्यूटर जी हमारे फरहान साहब को जरा कनेक्ट करिए। हाँ फरहान साहब कहाँ हैं, दिख रहे हैं क्या? फरहान साहब कॉल वॉल आ रहा हो तो जरा कनेक्ट करिए। तो इतना बढ़िया आपने जवाब दिया है, क्या बात है। नहीं दिख रहे हैं, अरे फरहान साहब कहाँ गए आप? फरहान साहब नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, दिखेंगे, जल्दी दिखेंगे। आए हैं क्या? अरे मालिक कहाँ है आप, क्या बात है। फरहान साहब थोड़ा सा आइए तो, हाँ अरे कोई नहीं यार, आओ आओ, कोई नहीं। क्या पता फरहान साहब मजे में बैठे हों, हाँ टी शर्ट भी ना पहने हो, तो इसलिए थोड़ा मेकअप वेकअप करने गए होंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग आगे की बात करते हैं। अब यार आप लोग मेरे को पहले एक बात बताओ यार, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो कि नहीं? साइन 60 कॉस 60 की वैल्यू आती है कि नहीं? फटाफट बताओ यार। हाँ साइन 60 कॉस 60 की वैल्यू आती है कि नहीं? फटाफट बताओ सब लोग। ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हो कि नहीं? साइन 60 कॉस 60 आता है कि नहीं? हाँ फटाफट, क्या बात है, अरे वाह, अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब यहां पर आपको दिमाग लगाना है और मेरे को बताना है, ये है फोर्स 20 न्यूटन का, ये डिस्टेंस 8 मीटर का है, ये एंगल 60 डिग्री का है। क्या यहां पर टॉर्क की वैल्यू 20 इंटू 8 होगा? का सोचने का और आंसर देने का, आंसर देने का मैं 4 ऑप्शन देने का। हाँ अच्छा ऐसा, ठीक है, ठीक है जी। 20 न्यूटन मीटर, ठीक है, 40 न्यूटन मीटर, 60 न्यूटन मीटर, 80 न्यूटन मीटर। चलो टी टी, और एक ऑप्शन हम 160 भी देंगे। जाओ अब बताओ तुम, हाँ अब बताने का, यस अब सॉल्व करो, अब आएगा मजा। हाँ ये वाला करके बहुत खुश हो रहे थे, सरदार बहुत खुश होगा। अरे ये वाला करो, ये वाला करो, तब समझ में आएगा। फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना भाई साहब,
हिंट दे रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर OQ है। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सारा हिंट गिवन है, ये देखो बना है परपेंडिकुलर। यही डिस्टेंस चाहिए, कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OQP, OQP, ये ट्रायंगल में cos 60 लगाएंगे। cos 60, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कौन है सर? OQ। हाइपोटेनस कौन है सर? 8 मीटर। सर OQ की वैल्यू आ जाएगी 8 cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है सर 1/2, और सर प्रोडक्ट आ जाएगा 4 मीटर के बराबर, 4 मीटर के बराबर। अब बात आई सर निकालना है अपने को टॉर्क। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू है 20 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू है भैया 4 मीटर। 20 गुणे 4 करेंगे 80 न्यूटन मीटर इज द राइट आंसर। 80 न्यूटन मीटर इज द राइट आंसर। 54.64% बच्चों ने किया है। क्या बात है। बहुत से बच्चे देखो कंफ्यूज हो गए भैया, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट करना है मेरे प्यारे बच्चों। फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? अभी पीछे बताया था मैंने, पॉइंट और ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इस पर परपेंडिकुलर जब डालोगे, यही वाला दूरी, यही वाला डिस्टेंस अपने को चाहिए। ये डिस्टेंस OQ निकालना पड़ेगा। कैसे? ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस आपने पढ़ रखा होगा। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस आपने पढ़ रखा होगा। मैं यहां नहीं पढ़ा है तो मैं बता दे रहा हूं यार, कोई दिक्कत नहीं। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना? बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos थीटा, राइट? बेस अपॉन हाइपोटेनस। सर ये बेस कौन होता है? हाँ भाई, बेबी को बेस पसंद है, तो ये बेबी है, ये बेबी है, एंगल है, और एंगल के जस्ट बगल में जो हो भाई, बेबी को जो पसंद होगा वो बगले में होगा उसके, तो ये बेबी है ना? ये बेस है, तो जस्ट बगल में है वो बेस है। ये एंगल 90 डिग्री है। 90 के सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होती है जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और बेबी के सामने, एंगल के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर कहलाता है। दैट इज परपेंडिकुलर, है ना भाई साहब? धनाधन निकाल लेंगे। क्या बात है। मोइनुद्दीन साहब ने कहा सर cos थीटा ही क्यों यूज किया सर, sin थीटा कर देते। अरे कोई नहीं, आओ करके देखते देखते। फिजिक्स में यही तो अच्छा है, सब कुछ लॉजिकल है, कुछ भी पूछो तुम सब बताएंगे हम। आओ sin थीटा लगाते हैं। sin थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर बेबी ये है, अगर एंगल ये है, इसके सामने वाला ये हुआ ना परपेंडिकुलर, PQ, तो साइन थीटा हो जाएगा PQ अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन होता है? 90 डिग्री के सामने वाला, 8 मीटर, ठीक? साइन थीटा। तो बच्चा वैल्यू किसकी मिली? PQ की वैल्यू मिली। PQ की वैल्यू कितनी मिल गई? 8 साइन थीटा कह लो या 8 साइन 60 डिग्री कह लो, जो तुम्हें अच्छा लगे, है ना? क्या PQ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा ये है OQ, है ना? दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये पॉइंट है, ये फोर्स था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस खचाक। ये पॉइंट है, ये फोर्स था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस खचाक सीधा। ये 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अरे भाई सही है क्या? हाँ, हो गया। 54.6%। सबसे आगे हैं फरहान राज साहब, वेदिका, अथर्व, प्रखर, हमजा और आशिया, पार्थ, स्मिथ, ये कौन है? डैन डैन और राशि कुमारी। अच्छा जी, सबसे आगे कौन है? फरहान साहब। फरहान साहब जरा
आइए, ये वही 3 इडियट वाले फरहान तो नहीं है जिनको फोटोग्राफी बहुत पसंद थी? हाँ, फरहान साहब, अरे आप दिख नहीं रहे हैं फरहान साहब। क्या बात है, अरे वाह। तो फरहान साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ मैं समझ गया, देखो फरहान साहब ने भी कुछ पहना वहना नहीं है। मजे में हो फरहान साहब? हाँ, तो फरहान साहब कहाँ के रहने वाले हैं? वेस्ट बंगाल। ग्रेट ग्रेट, आपने बहुत बढ़िया एकदम सुपर फास्ट आंसर दिया यार। इतना फास्ट कैसे आंसर आप दे लेते हैं? सीक्रेट बताइए बच्चों को जरा, इतना फास्ट आपने कैसे आंसर दे दिया? नहीं पता? सीक्रेट नहीं बताओगे मतलब? ये टॉपर लोगों में बड़ा गड़बड़ होता है, टॉपर लोग चाहते नहीं कोई और टॉपर बने, है ना? ऐसा। अरे वाह, क्या मतलब, कितना इनोसेंट बच्चा कह रहा हाँ सर शायद। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, टॉपर बने रहो, लेकिन दूसरों का भी कल्याण कर दिया करो कभी कभी, है ना? चलो बहुत बढ़िया बेटा। तो कैसा लग रहा है भाई विक्ट्री बैच में आकर? बढ़िया लग रहा, पढ़ाई बढ़िया चल रही है? फिजिक्स समझ में आई? अच्छा, आप इसके पहले रेडियंट बैच में थे कि नहीं? अच्छा थे, अरे तब पुराने वाले हो हैं। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगे रहो भाई, टॉप करना है फरहान साहब। हाँ, इस बैच का पहला वीडियो कॉल आप ही को किया है मैंने। टॉप करना है, टॉप करके आओगे। चलो बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। तो फरहान राज साहब ने 1.29 सेकंड भाई साहब, मतलब तुरंत ही आंसर कर दिया, क्या बात है। तो बेटा डी वाला ऑप्शन हमारा सही था। फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट करना था। फोर्स की वैल्यू थी 20 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये था, है ना? ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, हिंज जिसको बोल सकते हो, पाइवोट बोल सकते हो। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से होती है खचाट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही निकालना था हमने। कॉस थीटा लगाया, वैल्यू आ गई 4 मीटर, यहां पे रख दिया, हमारा आंसर आ गया, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, लेवल बढ़ाते हैं। ये स्लाइड में ऊपर पहुंचा रहा हूं आपके लिए। ठीक है, चलो लेवल बढ़ाते हैं, यस। अब आ जाओ सर, ये डिफाइन करते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली। आइए सर थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं इसका, कि मूवमेंट ऑफ फोर्स आखिर क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। The turning effect of a body about any axis is due to the movement of force applied on the object। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में जो टर्निंग होती है, जो ऑब्जेक्ट मुड़ रहा होता है, वो टर्निंग हमेशा किसी न किसी फोर्स की वजह से होती है। जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, वो फोर्स ही है जो ऑब्जेक्ट को घुमाने की कोशिश कर रहा होता है। The movement of a force is equal to the product of magnitude of the force and perpendicular distance of the line of action of the force फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कह लो, या फिर पॉइंट ऑफ रोटेशन भी कह सकते हो। एक्सिस और पॉइंट ऑफ रोटेशन, उसी पॉइंट ऑफ रोटेशन को हिंज्ड पॉइंट कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं, पाइवोट कहते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बोल, है ना? है ना भाई? यस, ठीक। तो ये उसका डेफिनेशन हो गया, हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं। अब इसकी यूनिट पर आ जाते हैं यार, यूनिट पर आ जाते हैं। खुद सोचो यार, टॉर्क जो है वो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, ठीक। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो यार फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर जो है वो टॉर्क का एसआई यूनिट है। अगर मैं बात करूं सीजीएस यूनिट का, तो फोर्स का यूनिट होता है डाइन, ठीक। फोर्स का यूनिट होता है डाइन, डिस्टेंस का यूनिट होता है सेंटीमीटर। क्लियर है? तो न्यूटन मीटर टॉर्क का एसआई यूनिट है, जबकि डाइन सेंटीमीटर जो है वो इसका सीजीएस यूनिट होता है। राइट है क्या? न्यूटन मीटर और डाइन सेंटीमीटर, है ना? अब बात है सर कन्वर्ट करके दिखाओ, तो भैया 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ये तो पता ही होगा, ये तो आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हो क्लास 9th में।
कि 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर है और 1 मीटर जो है वो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन मीटर जो है वो 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर के बराबर है। 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर के बराबर है। क्लियर? एसआई यूनिट न्यूटन मीटर, सीजीएस यूनिट डाइन सेंटीमीटर, और दोनों में रिलेशन क्या है सर? दोनों में रिलेशन है कि 1 न्यूटन मीटर 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर के बराबर होता है ना? क्लियर है? अरे श्रेयांशी है, कह रही है डायन। डायन नहीं है देवी जी, डाइन है, डाइन, DYNE, डाइन। हाँ, डाइन। सही है, ठीक है। अच्छा, फोर्स का एक यूनिट यार और होता है, ग्रेविटेशनल यूनिट भी होता है फोर्स का। आप लोग को शायद याद हो, जब आप छोटे थे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे पिछले साल, तो मैंने आपको पढ़ाया था। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स होता है बेटा, क्या होता है? किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स का सिंपल सा मतलब है 1 किलोग्राम का अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है ना, वही 1 किलोग्राम फोर्स कहलाता है। 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब है 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट का समझ लो वेट। और वेट तो सबको याद है ना, mg के बराबर होता है। ठीक है, मास इंटू जी, मास 1 kg है और जी की वैल्यू 9.8 होती है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 किलोग्राम फोर्स जो है, 1 किलोग्राम फोर्स जो है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। kgf, यस, 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, ठीक है। अब बात आई सर, इसमें भी तो होगा सर, ग्राम भी तो होता होगा। यस, तो 1 ग्राम फोर्स, हाँ 1 ग्राम फोर्स, 1 ग्राम फोर्स का मतलब हो गया 1 ग्राम का अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है। 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, तो सीजीएस यूनिट में बन जाता है ना, जी की वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन। इसीलिए मैं कह रहा था प्यार मोहब्बत में नहीं पढ़ने का, बिकॉज 1GF इज इक्वल टू 980 डायंस। अरे भाई, क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? 1GF जो है ना, 1GF जो है वो 980, समझ सकते हो तुम, 1GF 980 डायंस के बराबर है। बचे रहो। हाँ, बचे रहो। यस, 1GF इज इक्वल टू 980 डाइन। ये दोनों यार ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं बच्चा, इनको भी यूज किया जा सकता है ना, इनको भी यूज किया जा सकता है। राइट, ठीक है सर। हाँ, कोई भी कन्या जो है वो ऑफेंड नहीं होगी। यहां पर बात जीएफ की जा रही है, आपकी नहीं की जा रही है। हाँ, कोई भी कन्या ऑफेंड नहीं होगी। जीएफ की बात है, आपकी नहीं है। और आप तो मतलब समझ रहे हैं ना, आप तो वो हो ही नहीं सकते, तो आपकी बात नहीं हो रही है। राइट? अरे भाई, समझ आ रहा है क्या? तो बेटा, फोर्स का ये भी हो सकता है, इस तरह का यूनिट भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, टॉर्क है उसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर और इधर हो गया डाइन सेंटीमीटर। इसके अलावा ग्रेविटेशनल यूनिट भी हो सकता है, जैसे 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है, 1 किलोग्राम फोर्स इंटू मीटर, ये भी हो सकता है 9.8 न्यूटन मीटर के बराबर। और 1 ग्राम फोर्स जो अगर यूज करोगे तो दैट इज इक्वल टू 980 डाइन सेंटीमीटर। राइट? और 1 न्यूटन मीटर 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर के बराबर होता ही है। क्या आप सभी को यूनिट्स समझ में आ गई हैं? क्या आप सभी को यूनिट्स समझ में आ गई हैं? एक बच्चे ने कहा, संदीप नाम का एक बच्चा है, कह रहा है सर ये किलोग्राम फोर्स का मतलब क्या होता है? बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो mg के बराबर होता है।
स्मॉल जी का मतलब आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, 9.8 इसका वैल्यू होता है ना। स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसी की वैल्यू होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो अगर बेटा 1 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट हो, 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट हो, तो उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वही 1 किलोग्राम फोर्स है, राइट। 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। जी की वैल्यू कितनी होती है एसआई में? 9.8। 1 किलोग्राम फोर्स है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अब तो समझ में आया होगा। अच्छा, आराध्या ने बोला सर एक बार डाउट सेक्शन देख लो सर। आ जाओ भैया डाउट सेक्शन देखते हैं। शिवांश तिवारी साहब है, कह रहे हैं सर 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8, देन क्या रिलेशन यूनिवर्सल होगा? मतलब क्या ये अर्थ के बाहर भी एप्लीकेबल होगा? नहीं बेटा, अर्थ के बाहर नहीं, क्योंकि स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। अर्थ के बाहर निकल जाओगे तो स्मॉल जी की वैल्यू बदल जाती है, ठीक है। तो वहां पर ये फॉर्मूला भी हमारा बदल जाएगा, वैल्यूज भी बदल जाएंगी, लेकिन आपको अर्थ के बाहर जाने का 9-10 सिलेबस में, 11-12 के सिलेबस में, ठीक है, आपको अर्थ के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सर 1 किलोग्राम फोर्स में कितने डाइन होते हैं? 1 किलोग्राम फोर्स में देखो डाइन सीजीएस यूनिट है ना, हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। अब एक बात समझो, 1 किलोग्राम फोर्स जो है, अगर तुम्हें देखना है उसमें कितने डाइन है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो भाई। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम कर लो, 1000 ग्राम पर आप फोर्स निकाल दो। 1 किलोग्राम अगर लिखा है तो मैं 1000 ग्राम फोर्स लिख सकता हूं, है ना। 1000 ग्राम का अगर ऑब्जेक्ट है उसमें 980 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, इतने डाइन हो जाएंगे। 1 किलोग्राम फोर्स में इतने डाइन होते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, राइट। फिर है सर टॉर्क पर टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट सेम होता है क्या? हाँ प्राची बेटा, आप कह सकते हो। टर्निंग इफेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का घूमना, और टॉर्क का मतलब होता है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कह सकते हो दोनों रिलेटेड है। हाँ सर, आपका एयर आया था, AIR पूछ रहे हैं भाई साहब, कह रहा सर जी आपका AIR आया था। हाँ भैया आया था, जब 10th में थे, 12th में थे, ठीक है, दोनों में स्टेट टॉपर थे। उसके बाद जब मैंने जेई का एग्जाम दिया था उसमें भी सिलेक्शन हुआ था। फिर हम लोग के समय में एक एग्जाम और होता था जिसको आज तुम जेई मेन समझते हो, हम लोग के समय में उसको UPTU बोलते थे, उसके थ्रू कॉलेज मिलता था HBTI, जो कि टॉप रैंक पर ही मिलता है। मतलब अगर आपकी रैंक UPTU में 500 400 600 के आसपास अगर टॉप रैंक है तभी आपको HBTI मिलता था, अदरवाइज आपको HBTI नहीं मिलता था, ठीक है। चलो, तो बाकी कन्वर्जन्स हम लोग बहुत सारे कर सकते हैं यार, कन्वर्जन करना इज नॉट अ वेरी बिग डील। तो आप आराम से कन्वर्जन इधर उधर दिमाग लगाकर कर सकते हो, और समय के साथ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो, है ना। सब कुछ हम लोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, राइट, सब कुछ करेंगे। बस तुमको एक चीज का ध्यान देना है, चैलेंज सर ने क्लास में अगर ये चीज पढ़ा दी है, क्या मुझे ये चीज आती है, तो बस अपने से एक ही क्वेश्चन करना है। अगर तुम्हें आ गया, जो समझाया वो आ गया अगर, तो तुम बाकी चीजों के लिए टेंशन मत लो, सब धीरे धीरे करके आ जाएगा, कोई चीज नहीं बचेगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। लास्ट ईयर वाले बच्चों को पता है ना, कोई चीज नहीं बचेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लो यार, अभी तो केवल 1.25 घंटा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, थोड़ा सा मैं आपको इसका कंसेप्ट सिखाता हूं। बेटा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा ये दो तरीके से घूम सकता है, या तो ऑब्जेक्ट ऐसे घूमेगा, ठीक है, घड़ी की डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, या तो ऑब्जेक्ट ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, या तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये इस तरह से घूमेगा, अपोजिट, मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, जिसको बेटा हम लोग नाम देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी ऑब्जेक्ट दो ही तरीके से रोटेट हो सकता है, रोटेशनल मोशन दो तरह का, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे सोचो ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये फोर्स लगा, इस तरह का फोर्स जो होता है वो सोचो इस पॉइंट के अबाउट
ऑब्जेक्ट को कैसा घुमाएगा? क्लॉकवाइज। कैसा घुमाएगा? ये पॉइंट है, इसको पाइवट बोल दो। इस पाइवट के अबाउट ये जो फोर्स है ये उसको कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। लेकिन अगर ये पाइवट होता, फोर्स इस तरह का हो जाता, तो अब ये बेटा कैसे घुमाएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट दो ही तरह से घूम सकता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम भी बोलेंगे सर इसके पास क्लॉकवाइज टॉर्क है, इसके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम बोलेंगे सर इसके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो बेटा इसी रोटेशन के बेसिस पर टॉर्क के भी दो टाइप हो गए, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, राइट। चीज बताऊं तुम्हें, ये जो टॉर्क होता है ना बेटा, ये जो टॉर्क होता है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है बच्चा? वेक्टर क्वांटिटी। इस टॉर्क के पास डायरेक्शन होता है। मैं तुम्हें थोड़ा और हाई लेवल की बात बताऊं, क्योंकि मेरी आदत आप लोग को याद होगी, है ना। मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं 11th में भी पढ़ाता हूँ, 12th में पढ़ाता हूँ, जेईई नीट के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो चीज तुम 10th के लेवल पे, 9th के लेवल पे अगर समझ सकते हो तो वो मैं तुम्हें समझा दूं, बिना ये सोचे कि बच्चा अभी 10th में है तो इसको ना बताओ हाई लेवल की बात। भाई क्यों ना बताएं, अगर मेरे बच्चे समझ सकते हैं तो मैं क्यों ना बताऊं। बेटा जो टॉर्क होता है, मैं तुम्हें बताऊं, ये एक एक्सियल वेक्टर होता है। ये एक्सियल वेक्टर क्या है? कोई भी ऐसा वेक्टर जो एक्सिस के अलोंग लग रहा हो, कोई भी ऐसा वेक्टर जो एक्सिस के अलोंग लग रहा हो, क्या नाम दिया जाता है? एक्सियल वेक्टर। कोई भी ऐसा वेक्टर जो एक्सिस के अलोंग लग रहा हो उसको क्या नाम दिया जाता है? एक्सियल वेक्टर। ठीक है बच्चा, एक चीज मेरे को बताओ, मैं तुम्हें रूल सिखा रहा हूं, रूल। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आपको क्या करना है? अपने राइट हैंड की सब लोग फिंगर्स निकालो, राइट हैंड की फिंगर्स निकालो और उसको क्लॉकवाइज घुमा दो। राइट हैंड की फिंगर्स निकालो, क्लॉकवाइज घुमा दो। ऐसे पहले, सबसे पहले ऐसे हाथ निकालो सब लोग, राइट हैंड ऐसे निकालो, ऐसे निकालो राइट हैंड और उसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दो, क्लॉकवाइज घुमा दो। देखो जरा ये थंब किधर जा रहा है, तो आपको दिखेगा कि सर जब ये क्लॉकवाइज होता है तो थंब अंदर की तरफ जाता है, थंब अंदर की तरफ जाता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट उल्टा घूम रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, ऐसे 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 घूम रहा हो, इस बार थंब किधर जा रहा है बेटा? आउटवर्ड। इसमें थंब किधर है? इसमें जो थंब है वो इनवर्ड्स है। बस लेक्चर को एंड कर रहे हैं, परेशान मत हो। और इस केस में जो थंब है हमारा, थंब जो है हमारा आउटवर्ड साइड। आप ट्राई करके देख लो, ठीक है। लेकिन कौन सा थंब है? राइट हैंड का थंब है, ये बात ध्यान रखना। राइट हैंड का थंब है, राइट हैंड का थंब है। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो थंब अंदर, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो थंब बाहर। कोई भी टॉर्क जो होता है वो एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो टॉर्क किधर की तरफ होगा? फटाफट बता दो, टॉर्क किधर की तरफ होगा? अगर यहां पे मैं आपसे पूछूं टॉर्क किधर की तरफ होगा? क्लॉकवाइज, मतलब टॉर्क किधर की तरफ होगा? आउटवर्ड्स या इनवर्ड? दो ऑप्शन में दे रहा हूं, इनवर्ड्स या आउटवर्ड। चलो पोल पे आंसर करना। इस केस में तुम्हें बताना है, इस केस में तुम्हें बताना है, इन दिस सिचुएशन तुम्हें बताना है टॉर्क किधर की तरफ होगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या है, अंदर की बाहर। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है टॉर्क किधर होगा? अंदर की तरफ, बाहर की तरफ? फटाफट, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, है ना। डाउट देखते हैं। और देखो मैं आपको बता दूं, अपने क्लास के कुछ नियम समझा दूं। मैं आप लोगों को क्लास में के दौरान भी मैं बहुत सारे डाउट्स देखता रहता हूं, आपके डाउट्स को रिस्पॉन्ड भी करूंगा। क्लास के बाद भी मैं आपके बहुत सारे बच्चों के डाउट्स का आंसर करूंगा, ठीक है। तो आप परेशान मत हो, फाइनली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं आप लोग के डाउट्स अभी क्लास के बाद देखूंगा और उसमें रिस्पॉन्स भी करूंगा, वॉइस नोट से भी बताऊंगा, लिख करके भी बताऊंगा, ठीक है। अल्टीमेटली मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ध्यान से मेरी बात को सुनोगे ना मेरे बच्चा, तो वैसे भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये किधर की तरफ है? किधर की तरफ है? अंदर की तरफ। और जब ये इनवर्ड्स है ना, अंदर की तरफ है, तो ये हमेशा हम कैसा मानेंगे? निगेटिव मानेंगे, क्योंकि ये अंदर की तरफ है। तो इसका साइन कैसा होगा बेटा?
निगेटिव होगा। इसका साइन कैसा होगा? निगेटिव होगा ना, इनवर्ड्स आएगा, इनवर्ड्स आएगा। 84.7% बच्चों सही जवाब दिया है। अथर्व ने सबसे पहले सबसे सही जवाब दिया है, बहुत ही बढ़िया बेटा। तो ऑब्जेक्ट अगर क्लॉकवाइज घूमता है का टॉर्क कैसा होता है? निगेटिव। मोमेंट ऑफ फोर्स कैसा होता है? निगेटिव। जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो यही कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इन दिस सिचुएशन थंब किधर आएगा? आउटवर्ड। इसको राइट हैंड थंब रूल कहा जाता है। लेकिन रूल तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो निगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो वो पॉजिटिव होगा। अब यहां पर देखो सब कुछ लिखा है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा होता है? इट इज टेकन पॉजिटिव। क्लॉकवाइज मूवमेंट हम लोग कैसा लेते हैं? इट इज टेकन एज। एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज है तो निगेटिव है, राइट? कैसी क्वांटिटी है सर? वेक्टर क्वांटिटी। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इट विल बी आउटवर्ड, बाहर की तरफ। अगर क्लॉकवाइज है तो इट विल बी इनवर्ड। ये बात मैं आपको यहां पर बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। और इसके पीछे का रूल कौन सा था मैं यहां लिख दूं। दिस इज डिराइव्ड यूजिंग राइट हैंड कर्ल रूल बोलो, राइट हैंड थंब रूल बोलो, है ना? बात देखिए, ठीक ठीक है भाई। चलो, कपल की बात हम लोग जो है अगली क्लास में करेंगे, आज नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोग अभी बहुत ज्यादा आज की क्लास में नहीं पढ़ना चाहते हैं। बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हमारी पब्लिक चाहेगी, जैसा हमारे प्यारे प्यारे बच्चे चाहेंगे वो काम किया जाएगा, ठीक है? कपल की बात हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कोई टेंशन नहीं। आज पहली क्लास एकदम मस्ती से करने का। और हम लोग आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? आज मैंने तुम्हें जो पढ़ाया है उस पर बेस्ड आ जाओ जरा तुमसे, और देखते हैं क्या तुम सही जवाब दे पा रहे हो। पढ़ो। सबसे पहला क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ गिवन एक्सिस डिपेंड्स ऑन। मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है? ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, केवल फोर्स पर डिपेंड करता है। ओनली ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स, केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। नाइदर मतलब दोनों पर डिपेंड नहीं करता है, या फिर दोनों पर डिपेंड करता है। क्लियर है? आ जाओ जरा फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो। मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है? मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको बताना है किन चीजों पर डिपेंड करता है। बस क्लास एंड होने वाली मेरे प्यारे बच्चों, क्लास इज अबाउट एंड होने वाली। देखते हैं कितने प्यारे प्यारे बच्चे हमारे सही जवाब कर पा रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में यार सिलेबस ज्यादा है, इसलिए ना मेरी आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। 1.5 से 1 आवर 45 मिनट है, लगभग इतने की क्लास यार मिनिमम किया करेंगे। कभी कभी पार्ट्स की भी क्लास किया करेंगे, राइट? कि बच्चा फिजिक्स में काफी कुछ है, और मैं ये चाहता हूं मैं तुम्हें ज्यादातर क्वेश्चंस यही करा दूं, ताकि जब तुम बोर्ड एग्जाम में बैठो ना तुम्हें खुद फील हो यार ये तो सर ने कराया ही था, ये वाला तो सर ने कराया ही था, ये सेम यही क्वेश्चन सर ने कराया था। तो ये चीज फील हो तो मजा आ जाए बोर्ड एग्जाम में, है ना? के लिए थोड़ा सा यार टाइम देना तुम, है ना? उसके लिए आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करना, राइट? 92.34% बच्चों ने सही किया है, वेरी गुड। अथर्व ने सबसे पहले, फरहान राज है, सकीना है, आशिया है, अभिजीत है, कशिश है, इन सभी बच्चों ने जवाब बहुत फास्ट किया है, बहुत। नेक्स्ट है बेटा, अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय टू अनइक्वल फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन। एक बॉडी है, इस बॉडी पर इस तरह के फोर्सेस लग गए, दो फोर्स लग गए बेटा, दोनों अनइक्वल फोर्सेस है, एक F1 है एक F2 है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। आपको यह बताना है द इफेक्ट इज बॉडी विल हैव ओनली रोटेशनल मोशन, कि बॉडी में सिर्फ रोटेशनल मोशन होगा। बॉडी विल हैव ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, कि नहीं नहीं बॉडी सिर्फ नीचे चली जाएगी। तो मान लो ये है हमारा 5 न्यूटन का फोर्स, और ये वाला मान लो है 15 न्यूटन का फोर्स। तो आपको यह बताना है क्या ये बॉडी सिर्फ घूमेगी, केवल नीचे चली जाएगी, या फिर बॉडी विल हैव
नाइदर रोटेशनल नॉट ट्रांसलेशनल, कि ना तो रोटेशन होगा ना तो ट्रांसलेशन होगा, यानी ना तो नीचे जाएगी ना तो घूम, या फिर दोनों काम होगा, बॉडी विल हैव बोथ रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल। आंसर करो बेटा, आंसर करो। अगर अनइक्वल फोर्सेस हैं, दिमाग लगाओ, अनइक्वल अलग अलग फोर्सेस हैं, एक तरफ 5 न्यूटन है एक तरफ 15 न्यूटन है, क्या होगा? क्या होगा? अर्घा ने कहा सर प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। अर्घा बेटा, यहां पर कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिस पर दो अलग अलग फोर्सेस हैं, एक 5 न्यूटन का मान लो, एक 15 न्यूटन का मान लो, या एक को 10 न्यूटन का मान लो, एक को 20 न्यूटन का मान लो, अलग अलग फोर्सेस। आपसे ये पूछ रहा है बॉडी में केवल रोटेशनल मोशन होगा, केवल ट्रांसलेशनल मोशन होगा, दोनों होगा या दोनों नहीं? 4 ऑप्शन। 8 बजे हम लोग क्लास को एंड करेंगे। आप सभी इसको लास्ट काम अभी एक मैं दूंगा। हाँ, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब कर पा रहे हैं। फिलहाल सही जवाब है कि दोनों होगा। ये बॉडी में देखो नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा है ना, ये 5 न्यूटन है 15 न्यूटन, तो बॉडी नीचे भी जाएगी बेटा, क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा है इसके ऊपर, है ना। और ये घूम भी रही होगी, ये घूमने की कोशिश भी कर रही होगी, रोटेशन भी होगा, ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, काम यहां पर होगा ना, काम होगा। 32.2% बच्चों ने सही किया है। हमजा ने सही किया, अभिजीत, सिद्धांत, वेदांत, शब्द, देवेंद्र, इन सभी बच्चों ने बिल्कुल सही किया। देखो अनइक्वल फोर्सेस है ना बेटा, अनइक्वल फोर्सेस है ना, इसलिए ये नीचे भी जाएगा और ये घूम भी रहा होगा। ठीक है, अगली क्लास में और डिटेल में बात करेंगे, काहे परेशान हो। अगर दोनों तरफ फोर्स बराबर होता, इधर भी 5 न्यूटन इधर भी 5 न्यूटन, इस तरह के अगर फोर्सेस होते तो ये प्योर रोटेशनल कर रहा होता, सिर्फ घूम रहा होता। खुद सोचो ना, अगर ऐसे फोर्स लग रहा हो एक ऊपर एक नीचे, तो बॉडी क्या करेगी? घूम जाएगी। यहां पर सिर्फ रोटेशन हो रहा होता, रोटेशनल मोशन हो रहा होता, क्योंकि नेट फोर्स तो जीत। क्लियर है? यानी ट्रांसलेशनल मोशन होने के लिए फोर्स की जरूरत है। अब लिख सकते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन रिक्वायर्स, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए फोर्स की जरूरत है, बिना फोर्स के ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो सकता, है ना। अरे भाई, तो डुग्गू लाल साहब हमारे जो है कहां गए? ये है डुग्गू लाल साहब। तो डुग्गू लाल साहब फाइनली इस बात को अब सीख लेंगे। डुग्गू लाल साहब जरा सीख लीजिए, अगर डुग्गू लाल साहब अगर नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। लेकिन डुग्गूलाल साहब अगर दो फोर्सेस हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो बॉडी घूम भी जाएगी। ठीक है, तो डुग्गूलाल साहब हमारे समझ रहे हैं, इनका प्रोसेस थोड़ा स्लो है लेकिन समझ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। डुग्गूलाल साहब आप थोड़ा आराम से समझिए, है, तब तक बाकी बच्चे हमारे जो है अगर समझ गए हो बाकी बच्चे, तो फटाफट जरा चैट बॉक्स में एक बार आग लगा दो यार, आग लगा दो यार। शिवांश ने बोला सर बॉडी पाइवटेड नहीं है, अगली क्लास में मैं बात करूंगा इस बारे में। ठीक है, आपको सिखाऊंगा इस बारे में। अभी फिलहाल तुम पाइवोटेड मान लो, यहां पर पाइवोटेड मान लो, फिक्स्ड है बॉडी, फिक्स्ड मान लो। ठीक है, पाइवोटेड मान लो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी पाइवोटेड होता तो भी यही चीज होती, बट आप मान लो। ठीक है, ठीक है, यस, क्या बात है, क्या बात है। चलो एक क्वेश्चन और है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है यार, देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बॉडी इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट, बॉडी पाइवोटेड है, फिक्स्ड है। बॉडी ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इट इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पाइवोट, पाइवोट से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। आपसे कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स वैल्यू बता दीजिए, मूवमेंट ऑफ फोर्स वैल्यू बता दीजिए। Moment of force is defined as the product of force and perpendicular distance. हाँ, देखो मेरी क्लास में ना आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, थिंकिंग एबिलिटी लानी है। मैं चाहता हूं कि मेरे सारे बच्चे सोचना सीखें। आप अगर थिंक कर पा रहे हैं, अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं अभी भी, सर पाइवोटेड होता तो, सर ना होता तो, ये बहुत अच्छी चीज है कि आप लोग सोच रहे हो, और मैं हमेशा आपको सोचने पर मजबूर करूंगा।
आप जब सोचोगे ना तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी, और जब ये एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं, फिजिक्स आपको हलवा लगेगा। फिजिक्स में सबसे बड़ा काम है बच्चे को सोचना सिखाना। क्या वो बच्चा सोच पा रहा है? क्या उसके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, और अगर क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे, अरे सर कुछ नहीं, कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा, तो फिर मजेदार नहीं है मामला। फिलहाल फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना बेटा 10 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा भैया 30 सेंटीमीटर है। 100 से डिवाइड करेंगे तो किस में आएगा? मीटर में आएगा, क्योंकि फोर्स किस में था? न्यूटन में। 0 0 कटा, ये 0 0 कटा, आंसर आ गया 3 न्यूटन मीटर के बराबर। आंसर इज 3 न्यूटन। सी ऑप्शन सही है। 93.7% बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। हमजा ने, कशिश ने, आशिया ने, ये भूविश्री है, फरहान है, सकीना है, इन सभी बच्चों ने बिल्कुल सही किया। क्या बात है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन अबाउट अ पॉइंट इज 2 न्यूटन मीटर। 5 न्यूटन का जब फोर्स था तो मूवमेंट की वैल्यू 2 न्यूटन मीटर थी। कह रहे कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट। इस बार तुमको डिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। आंसर करो। डिस्टेंस की वैल्यू बतानी बेटा। टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। टॉर्क की वैल्यू दे रहा है 2 न्यूटन मीटर और फोर्स है 5 न्यूटन से कह रहा है डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस कितना है ना? हाँ डाउट देख रहे हैं, देख रहे हैं, डाउट देख रहे हैं बच्चा, डाउट देख रहे हैं बच्चा, बस हो गया। डाउट देख रहे हैं। 2/5 का मतलब 0.4 मीटर्स के बराबर। 0.4 का मतलब डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई? टॉर्क जो है, मूवमेंट जो है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, राइट? ये है 2, ये है 5। आर निकालना है तो 2/5। 2/5 जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी ना 0.4। 0.4 मीटर इज राइट। कनपुरिया साहब है, नहीं कनुप्रिया, सॉरी कनुप्रिया है, उन्होंने कहा सर गलती से गलत हो गया। ओहो, ये गलती से गलत होना ना पाप है, ये पाप की लाइन में आता है। 63% बच्चों ने ऑलमोस्ट सही किया है। कशिश ने सबसे पहले, आशिया, अभिजीत, सिद्धांत, ये है अब्रनील, श्याम, बहुत बढ़िया है। मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूं, है ना? आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूं। आपको मैं होमवर्क देता हूं, एक क्वेश्चन, दो, ठीक है? देखो मैंने आपको यहाँ पे होमवर्क दिया है, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप लोग करेंगे, मैंने दे रखा है, देख सकते हो। ये भी क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, आप करेंगे। ये भी आपका होमवर्क है, आप करेंगे, ठीक? और अब फाइनली होमवर्क की बात करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं आप होमवर्क में करेंगे, राइट? दूसरा काम मेरे प्यारे बच्चों, आपको लेक्चर का क्या करना है? रिवीजन। आज मैंने जो पढ़ाया उसको आज ही रिवाइज करना है, जस्ट अभी लेक्चर के बाद रिवाइज करना है, और उसके नोट्स बनाने। नोट्स कोशिश करो शॉर्ट नोट, छोटा छोटा लिख करके आप उसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? आराम से उसको अच्छे से अपनी कॉपी पर बढ़िया से नोट। ये पीडीएफ अभी आपको क्लास के जस्ट बाद मेरे प्यारे बच्चों मिल जाएगा, है ना? आपको रिवीजन नोट्स बनाना है। क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं 2-3 वो करने हैं। एंड थैंक यू ऑल। ये थी हम लोग की आज की क्लास। लेकिन क्लास एंड होने पर जरा मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूं, सिर्फ 1-2 मिनट, ज्यादा नहीं। हर क्लास में बहुत ईमानदारी से पढ़ाएंगे, डेप्थ में पढ़ाएंगे, शायद आपने इस क्लास में फील किया होगा। कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स में बेटा ऐसे होंगे जो तुम्हें आ जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो तुमसे नहीं सॉल्व होंगे। जैसे आज भी देखो, कुछ क्वेश्चंस को 80% बच्चों ने सही किया, 85 ने किया, कुछ को केवल 53% बच्चों ने सही किया। तो इससे बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। मैं हमेशा ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूं ताकि तुम्हारी एबिलिटी बढ़े, सोच पाओ, नए नए क्वेश्चंस को ट्राई कर पाओ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम डर जाओ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें यह फील हो अरे यार हमसे तो वही नहीं। टेंशन नहीं लेने का, एकदम मस्त रहो। और तुम्हें कोई भी दिक्कत हो मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है?
इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, जैसे भी तुम्हें कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, 100% डिवोटेड हूं। लेकिन आप किसी भी तरह से पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। ठीक है, लेक्चर अगर 1 घंटे का है तो आप 1 घंटा पढ़ेंगे, लेक्चर 1.5 घंटे का जा रहा है आप 1.5 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटे 45 मिनट का जा रहा है बच्चा तो आप 1 घंटे 45 मिनट पढ़ेंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इतना जरूर अगर आप मेरे का साथ देंगे तो मुझे पता है कि आप सब लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में फोड़ेंगे, 100% फोड़ेंगे, और मैं कराऊंगा। मैंने खुद भी टॉप किया था, मैं आपको भी टॉप कराऊंगा। चाहे भले तुम्हें 8th 9th में फिजिक्स आया हो ना आया हो, मेरे को नहीं पता, मुझे इतना पता है कि मैं पढ़ाऊंगा, आएगा। कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे बहुत प्यार दिया है लास्ट ईयर। ठीक है, तो उस प्यार का जो कर्ज है वो कर्ज उतारना है ना, और वो तभी उतरेगा जब मैं आप सारे प्यारे प्यारे बच्चों को टॉप करा पाऊंगा। ठीक है, टॉप में तभी करा पाऊंगा जब आप लोग भी मेरा साथ देंगे। मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते, आपका टीचर होने के नाते, जो भी समझ लो, मैं आपसे यही कहूंगा, बहुत ईमानदारी से बेटा पढ़िएगा, बहुत ईमानदारी से होमवर्क करिएगा, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, है ना, और थोड़ा सा साथ दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आज की क्लास में मैं आपको बताऊं सबसे टॉप रैंक पर कौन है। ये है रिधान, जिन्होंने 8 में से 8 क्वेश्चन सही किए, देखो सारे सही किए हैं। ठीक है, फिर ये है डैन, इन्होंने सारे सही किए, प्रखर ने सारे सही किए, ईशान है, ठीक है, श्रेयांशी है, मांस तिवारी है, देव वर्मा है, प्रणव है, देव कृष्णा भारती है, सृष्टि है। ये 10 के 10 बच्चे आज के टॉपर हैं और 8 में से 8 क्वेश्चन सही किए हैं। का मतलब ये बच्चे बहुत कंसंट्रेशन से हर एक क्वेश्चन को देख रहे थे, कंसेप्ट को समझ रहे थे, तड़ से आंसर कर रहे थे। बाकी सारे बच्चों से भी यही कहूंगा कि इन टॉपर्स की तरह आप भी सारे क्वेश्चंस का आंसर करें, सही करें। आज भले अगर आपसे 8 में से 2 क्वेश्चन मान लो सही हो पाए हो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ये चीज बढ़ेगी। आपको डीमोरलाइज नहीं होना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों। आप कोशिश करते रहेंगे, आप लगे रहेंगे, आपको आज एक डीएचए मिलेगा। डीएचए में कुछ क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है कुछ आपको आए कुछ ना आए, उनके वीडियो सोल्यूशन भी दिए जाएंगे। परेशान नहीं होना है, आराम से करना है। अभी पहली क्लास है, ठीक है, तो 4 क्लासेस में कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम मस्ती से करना है आपको, है ना मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, है ना, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। खूब मस्ती करो, साथ में खूब पढ़ाई करो, मजा आएगा, मुझे इतना पता है, रिजल्ट आएगा, मुझे इतना पता है। ठीक है, और सभी लोग इस लेक्चर की रेटिंग कर देना यार, रेटिंग का ऑप्शन आप सभी के पास आता होगा लेक्चर के जस्ट बाद में, राइट। मिलेंगे यार नेक्स्ट क्लास में, लव यू बेटा। और बाकी आप लोग के जो भी डाउट्स होंगे ना, उन डाउट्स का मैं अभी चल रहा हूं आंसर करूंगा, राइट, आपके डाउट्स का भी आंसर करूंगा। पलक ने बोला सर एक ही क्लास क्यों है फिजिक्स की? मेरे को ये बात पता है, फिजिक्स की अभी एक क्लास लगाई गई है, बट अभी आगे कुछ समय के बाद फिजिक्स की 2 क्लासेस आपकी हर वीक में हो जाएंगी। नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, परेशान मत हो, है ना, सब कुछ कवर कराएंगे, राइट। लव यू ऑल।